इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज होती है। और मैं बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूं कि हमने भी ये मुतालबा किया और तमाम बार काउंसिल्स ने, बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि आप अपना हाउस तो इन ऑर्डर करें, आप अपनी फुल कोर्ट मीटिंग तो बुलाएं। आपको किसने रोका है कि जो कोर्ट के मामलात हैं उनको सेटल करने के लिए आप अपनी फुल कोर्ट मीटिंग क्यों नहीं बुलाते? और ये भी लम्हा फिक्रिया है कि आज इस बात पर बहस हो रही है कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये एक रिवायत है, ये जुडिशियल ट्रेडिशंस हैं। मेरी फैमिली का ताल्लुक जुडिशरी से रहा है और मुझे याद है कि मेरे बुजुर्ग जब रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से तो उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस दानिस्ता तौर पे नहीं लिया और उन्होंने कहा कि मैं फुल कोर्ट रेफरेंस लेना नहीं चाहता क्योंकि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को इग्नोर किया गया है और चार जजेस को बाईपास करके सजाद अली शाह साहब को उस वक्त चीफ जस्टिस तैनात किया गया था। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन सीनियरिटी का प्रिंसिपल बहाल हो जाएगा मैं फुल कोर्ट रेफरेंस लेने वापस आ जाऊंगा। वो दुनिया से चले गए मगर सीनियरिटी का प्रिंसिपल आज भी पामाल हो रहा है, सीनियरिटी का प्रिंसिपल आज भी इग्नोर हो रहा है कि ना सिर्फ बेंच फिक्सिंग की जाती है, एलिवेशन जो है आउट ऑफ टर्न की जाती है। सीनियर तरीन 3-4 जजेस जो हाई कोर्ट से जो है इस बात के कि उनको एलिवेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, नहीं किया जाता। लाइकिंग और डिसलाइकिंग देखी जाती है कि कौन हमारे धड़े का हिस्सा बनेगा सुप्रीम कोर्ट में आके। अफसोस की बात है कि यह डिबेट होती रही कि 6 एक तरफ है और 7 एक तरफ है। क्या ये किसी मुल्क को ज़ेब देता है? क्या ये किसी मुल्क का सिस्टम चल सकता है इस बुनियाद पे कि जहां पे मुल्क की आला तरीन अदालत इतनी बुरी तरह तकसीम हो कि उंगलियों पे गिनती की जा रही हो और फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने से आपका हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस वो गुरेजा हो? इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह आइन की तकरीम की जाती है, इस तरह रूल ऑफ लॉ होता है कि चंद जजेस को हर बेंच में बिठाएं और चंद जजेस को नजरअंदाज कर दें इस डर से कि कोई फैसला ना आ जाए। हम सियासी लोग हैं, हमने सख्तियां भी बर्दाश्त की हैं, हमने नाइंसाफी भी बर्दाश्त की है, कभी हद अदब से आगे नहीं गए। कोर्टों के आगे हमेशा बाउ डाउन किया है, माय लॉर्ड कहा है। कोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं उनको हमेशा उन पे इंप्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया है। पनामा जजमेंट पता था कि नाइंसाफी पे मबनी है। आप अंदाजा करें, आप सारे लॉयर्स बैठे हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर एक अनविड्रॉन रिसीवेबल को एसेट डिक्लेयर कर देना, पूरी दुनिया में मुझे डेफिनेशन ला के दे दें। ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी का मामला नहीं था, ये ब्लैक शीप का मामला था। ये ब्लैक शीप का मामला था जिन्होंने साजबाज की और ब्लैक डिक्शनरी का सहारा लिया और कहा कि ये बेटे से जो तनख्वाह आनी थी वो नहीं ली, इसलिए हम एक वजीर आजम को घर भेजते हैं। और उसके बाद मुझे बताइए कोई सेशन जज ऑनरेबल इतनी पसली रखता हो कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सुपरवाइजरी पैनल हो और वो ट्रायल के एक एक दिन को मॉनिटर करता हो, क्या वो मुलजिम के कभी हक में फैसला देगा? आपने पहले नाहिल किया, फिर आपने 3 जजेस की सुपरवाइजरी कमेटी बिठा दी, तो फैसला तो वही आना था जो आया। और पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है जिसमें रोजाना की बुनियादों पर ट्रायल हुआ, डे टू डे ट्रायल। नैब का मुझे आप नैब ऑर्डिनेंस आया 1999 में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, मुझे कोई ट्रायल दिखा दें जिसमें किसी मुलजिम का डे टू डे ट्रायल हुआ। आपको कोई मुलजिम नहीं मिलेगा जिसका डे टू डे ट्रायल हुआ। आज उन्हीं केसेस का तिया पांचा हो रहा है जो उजरत में बनाए गए थे, जो नाइंसाफी पर मबनी बनाए गए थे। कोई चीज नहीं मिली तो पनामा बना दिया। तो ये वही बेंच फिक्सिंग है। और मैंने परसों कहा कि साकिब निसार साहब वो जो करते थे खुल के करते थे, इस तरह छुप छुप के वार नहीं करते थे। और मैं अगर ये कहूं कि आप क्या रिवायात छोड़ के जा रहे हैं,
اور وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے وولف ان شیپ سکن. وہ کس پہ لاگو ہوتا ہے آپ بہتر جج اس چیز کے. مگر جب حکومت وقت نے ایک کمیشن بنایا اور کہا کہ سینئر پیونی جج اس کو ہیڈ کریں گے اور 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اس کے ممبر ہوں گے, کیا برا تھا کہ آپ کہتے کہ یہ کمیشن بننے دیا جائے. میں پہچانتا ہوں یہ میری خوش دامن کی آواز ہے اور میں اس کی شفاف انکوائری کروانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا واقعی کسی سیاسی پارٹی کے جلسے میں جاتی ہیں, ججز سے رابطے کرتی ہیں اور کیا وہ کورٹ پر اثر انداز ہوتی ہے. میں اس کا فیصلہ کروانا چاہتا ہوں. آپ فورینزک کرواتے. آپ نے اپنی خوش دامن کے کیس میں کمیشن کی کانسٹیٹیوشن کو انلیگل ڈکلیئر کر کے اس کے بعد خود ہی اس پہ فیصلہ جاری کر دیا. اور یہ آپ نے کیسے کر دیا؟ آپ خود ہی اس بینچ کو ہیڈ کرتے ہیں اور خود ہی فیصلہ فرماتے ہیں. یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہونا ججز کی بلاک لسٹ ہوتی ہے. وکلا بتا دیتے ہیں. میں اکثر کئی جج صاحبان اعظم صاحب نہیں پیش ہوتے ان کے پاس کیونکہ وہ بلاک لسٹ میں ایک تعلق رہا ہے ماضی میں. پتا ہے کہ فلاں وکیل صاحب نے فلاں جج صاحب کے پاس پیش نہیں ہونا. اور یہاں پہ رول آف لا کو اتنا مقدم رکھا گیا ہے کہ اپنی مدر ان لا کا کیس خود ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور خود اس کا آرڈر جاری کرتے ہیں اور پھر آرڈر میں کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات نہیں, یہ مبینہ آڈیو ہے. یعنی آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور آئین اور قانون کی کیا منشا ہے. ہمارے سے غلطی ہوئی جب 63A کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی تھی, ہم نے تب موومنٹ نہیں چلائی. یعنی اور یہ آڈیو والے معاملے پہ میں ایک اور بات آپ کو واضح کر دوں. قاضی فائلیسا صاحب عدالت میں کھڑے ہوئے جب ان پہ کیس چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آنریبل بندیال صاحب یہ آڈیوز کا سلسلہ رکنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ آڈیوز کون لیک کرتا ہے, اس کی تحقیقات کریں, یہ کہاں سے آتی ہیں, یہ کیوں لیک کی جاتی ہیں. تو کہا گیا آگے چلے, چھوڑے ان باتوں کو قاضی صاحب. اب جب اپنی باری آئی تو کمیشن بھی روکا, خود بینچ میں بیٹھے اور گھر ہی کا فیصلہ گھر ہی میں کر دیا. سیاسی لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. میں بالکل اس چیز سے اپنے آپ کو وہ برا نہیں کہتا, بہت غلطیاں ہوئی ہیں. مگر انصاف دینے والے ادارے میں بیٹھ کے انصاف کی جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور ذاتی پسند ناپسند پہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں, آپ چاہتے تو آپ رول آف لا کے لیے ایک کام کر جاتے, کیس مینجمنٹ سسٹم ٹھیک کر جاتے. ایک عام پٹیشنر جو بیچارہ پٹیشن لے کے جاتا ہے جس کو نمبر ہی لاٹ نہیں ہوتا کئی کئی ہفتے, ٹرائل کو کھڑا ہو کے کہا جاتا ہے گڈ ٹو سی. اور ابھی قانون ایک ملزم کی سزا معطلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, شارٹ سینٹنس ہے, وہ کسی نہ کسی دن ہونی تھی. یہ بالکل ایک قانون کا پرنسپل ہے. آپ کیا کرتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل بھی پینڈنگ ہے, سزا معطلی کی درخواست بھی پینڈنگ ہے. سپریم کورٹ کیس اپنے پاس لگا لیتا ہے اور اس کیس کے میرٹس کی دھجیاں اڑا دیتا ہے تاکہ لوور کورٹس انفلوئنس ہو جائیں. اس کی نوبت کیوں پیش آئی جب ہائی کورٹ میں بھی شارٹ ڈیٹس پڑ رہی ہیں, ایک دن چھوڑ کے ایک دن وہ کیس سنا جا رہا ہے. اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے پورے کیس کا ٹیا پانچا کر دیا. وکیل صفائی کو پیج نہیں مل رہے, وہ کہہ رہے صفحہ نمبر 32 کھولیں, اس پہ لکھا ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. اور آرٹیکل 209 آئین کا اس کو غیر فعال کیوں کیا گیا؟ ادھر اگر ایف پی آر میں ہم سارے ریٹرنز جمع کراتے ہیں, ہم جواب دہ ہیں, وکلا جواب دہ ہیں, سیاستدان جواب دہ ہیں, تو ایک شخص جس نے 40 کروڑ کا پلاٹ 10 کروڑ میں لیا, کیا وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے؟ جس کے بچے لا کالج سے نکلے اور پہلے دن ان کو 15-20 لاکھ کی ریٹرنرشپ دیں, جو وکلا کا حق ہے, جو ایک میرٹ پہ آئے وکیل کا حق ہے, وہ بھی حق مارا جاتا ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. آپ نے صرف اس لیے پروٹیکشن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو دی کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ وہ آپ کے دھڑے میں شامل ہو اور آپ کی سپورٹ کریں.
कोर्ट की तकसीम को एक्सप्लॉइट किया गया। आपके होते हुए अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में यह मामला चला जाता और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इसका कोई ना कोई फैसला कर देती, आपने ही हेड करना था, तो क्या आपकी नेकनामी में इजाफा ना होता? या इस बात से नेकनामी में इजाफा हुआ है कि इस रेफरेंस को पेंडिंग रखा गया है? आमदन से ज्यादा सासे हैं, अनडिक्लेयर्ड इनकम है, अनडिक्लेयर्ड एसेट्स है, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है, एसेट बियॉन्ड मीन्स है, उसकी कोई तहकीकात करने वाला नहीं। सूली पे हमेशा सियासतदान को लटका देते। तो रूल ऑफ लॉ किस तरह आएगा? अगर कोर्ट तकसीम होगी और कोर्ट इतनी बुरी तरह तकसीम होगी कि उनकी तकसीम फैसलों में नजर आएगी, बेंचेस की तश्कील में नजर आएगी, केसेस की अलॉटमेंट में नजर आएगी और सीनियरिटी के प्रिंसिपल को रोंदा जाएगा। उस पर आजम साहब पहले ही माजरत कर चुके, वो आज नहीं है मुल्क में, वरना उन्होंने तशरीफ लानी थी, कि किस तरह जूनियर जजेस को एलिवेट किया जाता है अपनी धड़ेबाजी की वजह से। देखिए, तमाम इदारे आइन के ताबे हैं और रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जितनी जंग हमने की है, अपने बरादरी के साथ खड़े होके, डट के, मुकाबला करके, सख्तियां बर्दाश्त करके कमी हुई है। और जिस दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ था, मियां नवाज शरीफ ही निकले थे और उसी दिन अदलिया बहाल हुई थी। वो इसलिए हुई थी कि आज ये दिन देखने पड़े। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये कानून साजी भी पार्लियामान का इख्तियार है। आपने एक ऐसा कानून, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, जो मार्ज वजूद में नहीं आया, उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया, उसको टाइम से पहले ही उसको रोक दिया। क्या कोई कानून अभी कानून की शक्ल इख्तियार ना करे? क्या किसी के पास ये इख्तियार है कि उसको खत्म कर दे, कोई अदम करार दे दे, स्टे ऑर्डर दे दे उस पर? अफसोसनाक है। यानी आपने एग्जेक्टिव का काम भी खुद करना है, लेजिस्लेचर का काम भी खुद करना है, तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स कहां पे गई? जुडिशियल एक्टिविज्म एक अच्छी चीज है, मगर जब जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो जाए, जब जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाए, तो फिर ऐसे जुडिशियल एक्टिविज्म को जुडिशियल इंटरफेरेंस का नाम दिया जाएगा, जुडिशियल कू का नाम दिया जाएगा। इसको इंडिपेंडेंट रहने दें, इसको एक्टिविज्म रहने दें, इसको इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन का नाम मत दें। तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें, तो आज ये बातें ना हो रही होती। आज हम आपको हार पहना रहे होते, आज हम आपको फेयरवेल कह रहे होते, हम आज दुखी होते कि आप रिटायर हो रहे हैं, मगर आपने एक ऑलरेडी तकसीम शुदा मुआशरा है, पोलराइजेशन है, डिवीजन है, आपने उसको मजीद तकसीम का शिकार किया। आपने ये तासर दिया कि ये पूरी कोर्ट भी तकसीम शुदा है। आप बड़े थे, आपके पास ओहदा बड़ा था, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप कौम को यूनाइट करते, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप मुआशरे को यूनाइट करते। आप एक सुओ मोटो लेते किसी गरीब आदमी का, किसी बच्ची का जिसका रेप हुआ है, किसी छोटे बच्चे का जो टॉर्चर के बाद मार दिया गया है, आप एग्जाम्पल सेट करते। आप कहते कि मैंने इस केस में 25 दिन के अंदर फैसला किया, मगर नहीं, आपको गुड टू सी यू नजर आया। आपको वो बच्ची धाड़े मारती हुई, चीखें मारती नजर नहीं आई जिसकी इज्जत तार तार कर दी गई हो। कई वाकयात हैं जिन पे आप बिजली के बिल पे स्लो मोटो नोटिस लेते। आप 184(3) पे चंद लॉयर जाते हैं मुखालिफ धड़े के, वो शाम को जाते, सुबह उनका केस लग जाता है। तो ये अच्छी रिवायात नहीं छोड़ी आपने। रूल ऑफ लॉ के लिए हम काम करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब पंजाब में जब पहली हुकूमत में मिली 2008 में इस्तीफा, सबसे पहले लोअर जुडिशरी की तनख्वाहें उनकी बरात में इजाफा किया गया, अनप्रेसिडेंटेड। किस लिए था? कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, उनको यह फिक्र ना हो कि हमने अपने खर्चे कैसे चलाने हैं। इधर आपके सामने है कि बिला सूद कर्जे दे दिए गए हैं, 15-15 लाख रुपए तनख्वाह है, बरात है, उसके बावजूद बिला सूद कर्जों की क्यों जरूरत पेश आती है? तो ये धौंस, धांधली, मनमानी, लाइकिंग, डिसलाइकिंग
पार्शियलिटी, ये इनजस्टिस को ब्रीड करती है। और जब तक हम इसके लिए तैयार हैं, कानून साजी करने के लिए तैयार हैं। ये क्यों कानून लाए थे? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट क्यों आया था कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस ये फैसला किया करें कि बेंच क्या बनना है, कौन सा केस कहां लौटना है। शफाफियत आती है इस चीज से। राइट ऑफ अपील दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल डिसीजन कर देती किसी भी चीज का, अगर रिव्यू रिजेक्ट हो जाए तो फिर इस दुनिया में किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता, अगले जहां नहीं मिल सकता है। तो ये रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट था। ये क्यों लाया गया था कि अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, उसके पास एक फ्रेश राइट ऑफ अपील हो, नया बेंच उसको सुने, वकील नया उसमें कर सके, जो रिव्यू की बंदिशें हैं उनसे आजाद हो जाएं। एक अच्छी चीज थी। और ये बार का दरीना मुतालबा था अरसे दराज से, उसको भी पांव तले रोन दिया गया। तो ये आज मौजू के हवाले से मेरी चंद मारूजात थी जो मैं करना चाहता था। और इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि कल मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का ऐलान भी 21 अक्टूबर के लिए हो गया है। और तमाम वकला हज़रात यहां पे ऑनरेबल मौजूद हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तो केसेस का ज्यादा लोड यहीं पे होगा। तो आपसे मुलाकात भी रहेगी। और जो काला कोट है, मियां तेरा वोट है, जो काला कोट है, मियां तेरा वोट है। तो उनकी वापसी की तैयारी के हवाले से भी मैं चौधरी नसीर भुट्टा साहब से मुल्तमिस हूं कि वो पूरे पाकिस्तान से जो लॉयर्स की एक मूवमेंट है इस्तकबाल के लिए, उसके लिए भी एक कमेटी तश्कीलात दे दें और एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल इंशाल्लाह होगा इंशाअल्लाह। और इंसाफ हमेशा, हम तारीख इंसाफ की तरह नहीं है जिन्होंने इंसाफ को तारीख किया है। हम हमेशा इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं और हमारा हमेशा नस्बुलैन रहा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह इंसाफ के लिए खड़े होंगे। मियां नवाज शरीफ जब आएंगे तो ये मुझे पूरा यकीन है कि जितनी लॉयर्स फोरम की कंट्रीब्यूशन होगी किसी और फोरम या विंग की नहीं होगी इंशाअल्लाह। मियां तेरे जान से बेशुमार बेशुमार मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अरशद जदूद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग वूल लॉयर्स फोरम, जनाब नसीर भुट्टा साहब, नवीद मलिक साहब, फजल रहमान न्याजी साहब, जनाब अकील वासी साहब, जनाब अंसर बलोच साहब, मेरे सारे यहाँ पे जो हमारे मौजूद हैं, खालिद खान साहब मौजूद हैं और उस्मान घुमन साहब, मियां फैसल साहब, लाहौर से रफाकत डोगर साहब आए, राजा खुरम साहब आए हैं। मैं अगर किसी का नाम मिस कर गिराना, सरबुलंद खान साहब नजर आ रहे हैं।